हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 में प्लास्टिक और हम लोग फाइबर के बारे में डिस्कस किए थे। अब आज वाले क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे ये होगा हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या उसमें मेथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे अंडर वाटर कंक्रीटिंग, और इसी तरह यूनिट 2 में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सारे के लिए हम लोग एक सेपरेट क्लासेस रखेंगे। तो जितने टॉपिक्स होंगे उतने क्लासेस आ जाएंगे, ठीक है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है ये आपको समझना है। तो पहले हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन समझा देते हैं कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एक वैसा नॉर्मल रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है जिसमें आप टेंशन फोर्स जो है वो पहले से डेवलप कर देते हैं, ताकि ऊपर से जो आपका लोडिंग आ रहा है उस लोडिंग के कारण जो उसमें बेंडिंग मोमेंट आए, जो उसमें स्ट्रेसेस आए, वो स्ट्रेसेस जितना अमाउंट का स्ट्रेस आएगा उतने अमाउंट का स्ट्रेस आप पहले ही डेवलप करा दीजिएगा, ताकि दोनों जो होगा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं कि ये हो गया आपका थ्योरी, कि इसमें हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें हम लोग पहले से ही टेंशन फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ताकि बाद में जब उसके ऊपर से लोड आए तो वो लोड से जो स्ट्रेसेस आएगा वो टेंशन फोर्स पहले ही आप उतना जनरेट कर दीजिएगा जितना का वो आने वाला है, तो वो दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएगा। मतलब इफेक्टिवली आपको ये जीरो स्ट्रेस में आपका मेंबर रहेगा। अब ये क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, इससे आपको क्या समझ में आया। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पहले आरसीसी की तरफ। अभी हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड। आरसीसी में आप बीम डिजाइन पढ़े। बीम डिजाइन में आप क्या करते थे, आपको एक लोड आ रहा था, उस लोड के वजह से आपको एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा था। अगर हम सिर्फ एक फ्लेक्सर की बात करें तो एक लोड आ रहा था, उसकी वजह से आपको एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। उस बेंडिंग मोमेंट के वजह से आपको एक साइज चुनना पड़ रहा था बीम का, कि एक पार्टिकुलर बीम का साइज हम उसमें लगाएंगे, जैसे 300 बाई 600 लगा दिए या 300 बाई 700 लगा दिए। तो वो उस बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा था, अगर ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड की अगर आप बात कर रहे थे, ये आपका एक बीम था, इसके ऊपर आपका लोड आ रहा था। ये लोड आपका कुछ भी था, W किलोन्यूटन पर मीटर का था। इसके वजह से आपके इस बीम में एक बेंडिंग मोमेंट आया जो कि इस शेप का आया, और इस शेप का आया तो इसका जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आया ये आया WL²/8। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट हुआ। पहला, आपको ये वैल्यू कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है किस लोकेशन पे। दूसरा, ये आपको बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन, मतलब ये आपको एक बता रहा है कि बीम का हर वो लोकेशन कितने कितने डिस्टेंस पे किस किस तरह से स्ट्रेस्ड रहेगा। बेंडिंग मोमेंट क्या है, एक तरह का आपको जो लोड पड़ रहा है उसकी वजह से अंदर में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक तरह से आप समझिए कि एक स्ट्रेस आ रहा है। तो उसको आप क्या कर रहे हैं कि हर लोकेशन पे आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अब आप क्या करते थे, इसका एक साइज चुनते थे। जब आप इसको डिजाइन करेंगे आपको सिर्फ लोड पता रहेगा और आपको स्पैन पता रहेगा कि ये आपका स्पैन L है, तो आपको कहा जाएगा कि अब इसके हिसाब से बीम का साइज खुद चुनो। तो आपको जनरली कितना होता था, 4 मीटर, 5 मीटर, बहुत ज्यादा हुआ तो 6 मीटर इसका स्पैन मिलता था आपको। आप इसके हिसाब से एक कंक्रीट का एक रेक्टेंगुलर अगर चुनते थे तो आप एक साइज चुनते थे, ये B होता था और ये आपका इफेक्टिव डेप्थ D होता था। ये पहला आप चीज चुनते थे डिजाइन में, और उसके बाद आप इसका रेनफोर्समेंट डिसाइड करते थे कि आप इतना रेनफोर्समेंट देंगे। ये आपका डिजाइन होता था आरसीसी का। तो ये आप कब यूज करते थे, जब आपका जनरली 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर क्वेश्चन में कुछ दिया रहता था, तो उसको आप चेक करते थे कि आपका सिंगली रेनफोर्स हो रहा है या डबली रेनफोर्स हो रहा है। डबली हो रहा है तो आप इसमें ऊपर में भी इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है। अब आप जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो उस समय आपको ये चीजें हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना इसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा उतना इस बीम का साइज रिक्वायरमेंट जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो आपका जनरली क्या होता है, अगर आप MU लिमिट निकालते हैं किसी भी एक स्टील के लिए, तो ये आपका FCK/B, ये आपका D² होता है। तो D² होता है। इस पूरे फॉर्मूला में कोई भी चीज आप चेंज कीजिएगा वो लीनियर चेंज होगा, बट ये D अगर आप चेंज कीजिएगा तो ये एक्सपोनेंशियल चेंज होगा। मतलब D² अगर आप 10 mm बढ़ाइएगा तो वो आपको 100 बढ़ जाएगा, अगर आप 20 बढ़ाइएगा तो ये आपको 400 बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर होता चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप डेप्थ ऑफ द बीम बढ़ाते चले जाते हैं जैसे जैसे आपका लोड बढ़ते चला जाता है। अब ये हम लोग जनरली डिजाइन कर रहे थे घर के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए या किसी भी बिल्डिंग्स के लिए। अब इसको उठा करके ले आइए, आप ब्रिज का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आपके ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक पियर्स होता है, एक ये पियर है यहाँ पे, और जनरली इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर या 40 मीटर इतना ही आपको देखने को मिलता होगा। इससे बहुत ज्यादा नियर नहीं होता है, कुछ भी नियर, अगर 20 मीटर भी हो, 25 मीटर भी हो, तो अब आपका ये स्पैन हो गया बड़ा। यहाँ था आपका 4 मीटर, यहाँ हो गया 40 मीटर, अब ये 10 गुना बड़ा हो गया। तो आपका बेंडिंग मोमेंट निकला था WL²/8 से। जो L अभी आप 4 मीटर लगा रहे थे वो 16 हो रहा था, अब वो L आपका 40 हो गया है, तो वो 1600 हो जाएगा।
बेंडिंग मोमेंट इतना ज़्यादा आएगा कि उसके लिए जब आप इस एक ये बीम लगाना चाहिएगा इस तरह का, तो इसका जो साइज आएगा वो इतना ज़्यादा आएगा कि वो आप जितना स्पैन, ये नीचे अगर आपका यहाँ पे रोड है इस तरह से या ग्राउंड है, और यहाँ पे आप इस ब्रिज का ये स्पैन देना चाह रहे हैं, ये बीम अगर आप यहाँ देना चाह रहे हैं, तो इसका डेप्थ इतना होगा कि ये हाफ ऑफ द ये आपका कवर कर लेगा। ठीक है, ये आपका पहला ट्रबल आना शुरू हुआ। दूसरा ये तो हुआ कि चलो ठीक है, जो भी साइज प्रोवाइड करना हम साइज प्रोवाइड कर देंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये अगर आपको 4 मीटर का अगर आपका डेप्थ आया है, 4 मीटर कितना होता है, एक फ्लोर हाइट से भी ज़्यादा। एक ग्राउंड स्टोरी का जो बिल्डिंग होता है वो जनरली 3 या 3.3 मीटर का होता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हुआ तो ये आपको 4 मीटर का, मतलब आपको एक स्टोरी से ज़्यादा हाइट का सिर्फ बीम लग रहा है। एक तो पहला यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव वाला प्रॉब्लम आया। दूसरा क्या आया, इस पूरे का आप अगर सेल्फ वेट निकालेंगे तो ये आपके पूरे एक बिल्डिंग के वेट से भी ज़्यादा आपके सिर्फ एक बीम का सेल्फ वेट है। तो कॉस्ट इफेक्टिव वहां भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा लोड किस पे आएगा, पियर्स पे आएगा। पियर में रेनफोर्समेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अब ये सिर्फ एक की बात हो रही है, एक स्पैन की। अब ब्रिज होता है तो जनरली 15-20 स्पैन का होता है। अगर लार्ज ब्रिज की बात करें तो 15-20 स्पैन का होगा, तो उस केस में ये आपको फिर डबल कॉस्ट में आ जाएगा। मतलब जितना आपको स्लैब का कॉस्ट नहीं आ रहा, जितना पिलर्स का कॉस्ट नहीं आ रहा, उतना आपको बीम का कॉस्ट आ जा रहा है। और उसके लोड की वजह से फिर पिलर में रेनफोर्समेंट उतना ज्यादा हो जा रहा है। अब कॉन्क्रीट और रेनफोर्समेंट में रेनफोर्समेंट ज्यादा महंगा होता है। तो ये सब हुआ आपको 1-2 ट्रबल। अब एक चीज जो हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं आरसीसी में, वो है डिफ्लेक्शन। जब आप एक लिमिट स्टेट मेथड से आप कोई भी आगे जब बीम डिजाइन करते हैं, तो हम लोग इसके लिए आपको पढ़े थे स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो हम लोग आईएस कोड के पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। उसमें सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कैंटिलीवर के लिए 7 और आपको कंटिन्यूअस के लिए 26 हम लोग आपको वैल्यू बताए थे। तो अब सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल लीजिए। ब्रिज में जनरली सिंपली सपोर्टेड ही मैकेनिज्म डिजाइन होता है, क्योंकि ये स्पीयर पे यहाँ रखा रहता है, फिर यहाँ से दूसरा आगे की तरफ जाता है। तो ये अकेला क्या होता है, ये एक सिंपली सपोर्टेड की तरह इस तरह से ये बिहेव करता है। तो अब हम लोग इसको 20 मान लेते हैं। अब अगर हम लोगों को डेप्थ रिक्वायर्ड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पैन बाई 20 करेंगे, तो हम लोगों को डेप्थ रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। अब स्पैन देख लीजिए, 40 मीटर का ले लीजिए, तो 1 मीटर में कितना होगा आपको, अगर आप इसको अगर आप डेप्थ mm में निकालना चाह रहे हैं तो 1000, तो 40 मीटर में 40,000 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ गया 2000। मतलब 2000 mm का आप अगर एक बीम दीजिएगा, मतलब 2 मीटर के हाइट का, ये 4 मीटर नहीं देखे, जब आप 2 मीटर का दीजिएगा तो आपको ये कह रहा है कि ये डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर लेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल क्या करेगा, विद इन द लिमिट्स। अब विद इन द लिमिट्स जब आप इसको रखिएगा, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो आएगा, बट आईएस कोड के हिसाब से आप कहिएगा कि ये सेफ है। अब जब ये हैवी लोडेड स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज वगैरह की जब बात होती है तो हैवी लोडेड होता है। जब हैवी लोडेड स्पैन आपका ज्यादा है तो जो डिफ्लेक्शन आएगा तो कई बार आपको वो 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इतने रेंज तक आ जाएगा, रहेगा विद इन द लिमिट्स। बट 15 सेंटीमीटर कितना होता है आपको ये एक नॉर्मल अंदाज पड़ रहा होगा। तो जब 2 मीटर का बीम आपका जब इतना आपको डिफ्लेक्ट करेगा, तो जो उसके ऊपर से व्हीकल जा रहे हैं, जैसे एक हैवी लोडेड व्हीकल जाएगा तो वहां पे वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा 15 सेंटीमीटर, और उसके पीछे से जब दूसरा व्हीकल आ रहा होगा स्पीड में तो वो बम्प हो जाएगा, तो ये आपको ट्रबल आएगा। तो इसका मतलब है कि अब आप कितना भी डेप्थ का बीम दे दीजिए, डिफ्लेक्शन आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ रेनफोर्समेंट। कंक्रीट तो आपको कंप्रेशन फोर्स लेता है, लेकिन बॉटम वाले साइड में क्या होगा, इसके नीचे वाले साइड में यहाँ पे आपको टेंशन फोर्स आएगा। तो जब टेंशन फोर्स आएगा तो इसमें एक तो क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। जब एक बार क्रैक्स आना शुरू हो जाता है तो फिर ये इस पूरे टेंशन जोन में क्रैक आने लग जाता है धीरे धीरे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रैक्स भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। जब बीम में हम लोग ब्रिज में हम लोग जब बीम बना रहे हैं तो हम लोग ये क्रैक्स भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव एक प्रॉब्लम हुआ, फीजिबल नहीं हुआ क्योंकि उसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से भी फिर कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। कास्टिंग को लेकर के इश्यू होगा, आपको अपीयरेंस में वो बहुत डेंजरस लगेगा। अगर आपका ये टोटल हाइट अगर आपका 10 मीटर का है, और 10 मीटर जनरली ऐसा नहीं होता, पर मान लीजिए 10 मीटर भी अगर आपका हाइट है तो 10 मीटर में आपका अगर 2 मीटर का या 3 मीटर का अगर आप सिर्फ बीम का डेप्थ दे रहे हैं तो वो काफी एक बल्कि लगेगा। उसके बाद आप क्रैक्स अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा डिफ्लेक्शन आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, अब डिफ्लेक्शन आएगा तो क्रैक आना शुरू होगा। तो जब ये सारी चीजें हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसका मतलब है कि आरसीसी का बीम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब सिंपल जो हम लोग इसमें ऐसे रेनफोर्समेंट लगा देंगे टॉप का, और इस तरह से हम लोग बॉटम का रेनफोर्समेंट लगा देंगे और इसको कंक्रीटिंग कर देंगे, ये पूरे को हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये यूज नहीं कर सकते हैं।
तो जब ये चीज़ें कब कर सकते थे, जब पहले हम लोग जब पुराने ज़माने में ब्रिज वगैरह बनता था तो उसका स्पैन जो है वो बहुत नज़दीक होता था। आपको एक स्पैन यहाँ है, दूसरा स्पैन आपको कुछ 8 मीटर के अंदर में 10 मीटर के अंदर में होता था, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा हैवी बीम दे करके आपको चला लेते थे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्पैन होता था, फिर हम लोग इस तरह से बीम लेते थे, इसके ऊपर में हम लोगों का फ्लोर बन जाता था, इसके ऊपर से व्हीकल मूव करता था। अब जब ट्रबल आना शुरू हुआ कि अब आप 8 मीटर्स में अगर आप पिलर्स देने लग गए तो आपका वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता था। तो कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है और कई बार आपको लैंड एक्वायर करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो आप इतना ज़्यादा भी आप पिलर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप ब्रिजेस बनाते हैं रिवर्स वगैरह में तो उसमें आप इतना पिलर्स नहीं दे सकते हैं, उसमें आपको कम से कम पिलर में आपको वो रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले आपको वो पाइलिंग वगैरह करके आपको पूरा उसका स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पिलर आएगा। तो फिर अगर आप 20 पिलर दे रहे हैं और एक नॉर्मल आपका वाइड रिवर है और उसमें आप अगर 20 पिलर्स दे रहे हैं तो फिर उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये वाला सॉल्यूशन हुआ नहीं, ठीक है। हम लोग नज़दीक पिलर रख देंगे, ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोगों को कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाना था जो आपका ये 30 मीटर 40 मीटर को सेटिस्फाई कर सके, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए, उसमें क्रैक्स नहीं आए और आपको ये इफेक्टिवली लोड भी अपना ट्रांसफर कर सके। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग ऐसा ही एक आरसीसी रहेगा जिसमें आपको रेनफोर्समेंट भी रहेगा, क्योंकि कंक्रीट कास्ट करना है तो आपको रेनफोर्समेंट के साथ ही वो पूरा प्रोवाइडेड रहेगा। बट इसमें हम लोग क्या किए कि एक यहाँ पे इस तरह से एक हम लोग केबल लगाए, स्टील वायर। अभी हम लोग रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, हम लोग एक थिक डायमीटर का रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, वो आपका हार्ड होता है, वो वायर नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे अब वायर यूज करेंगे स्टील का और उसको हम लोग एक कंबाइंड करके एक मोटा सा हम लोग एक केबल बना देंगे। अब इस केबल के अंदर क्या होगा 8 mm का या 10 mm का अलग अलग आपको कंबाइंड करके आपको स्टील के वायर्स लगे हुए हैं और वो जो स्टील के वायर्स है वो आपके हाई स्ट्रेंथ स्टील के वायर्स होते हैं। अब जैसे हम लोग स्टील यूज कर रहे थे यहाँ, तो ये हम लोग ये Fe415 Fe500 और रिसेंट में Fe550 भी यूज करते थे। और जब हम लोग इसमें प्री स्ट्रेस जब हम लोग इसको बना देते हैं, अभी ये है आपका आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जब आप इसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना देते हैं, मतलब इसी रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के साथ जब आप ये केबल प्रोवाइड कर देते हैं हाई टेंशन केबल्स, जिसका आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का होता है, मतलब इस रेनफोर्समेंट से 3 गुना ज्यादा होता है। तो वो वाला जो जब आप इस तरह से प्रोवाइड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं आप इस केबल्स को आप क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, और आप इतना स्ट्रेच करते हैं जितना आपका उसके ऊपर से जो लोड हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जितना बेंडिंग मोमेंट उसकी वजह से आने वाला है, आप इसको इतना स्ट्रेच करते हैं कि ये उतना ही बेंडिंग मोमेंट का जो आपको काउंटर फोर्स आपको उसमें दे। अब ये काउंटर फोर्स कैसे देता है कि ये आपका एक पियर है और इसके ऊपर आपका एक ये बीम आने वाला है, ठीक है। अब इसमें आप सिर्फ ये समझिए कि अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो इसके ऊपर अगर एक ट्रक का लोड या जिस भी व्हीकल का लोड आएगा तो टोटल जो आपका यूडीएल होगा उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो सिंपली सपोर्टेड है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसका कुछ वैल्यू होगा, अगर हम इसको सेंटर लाइन मान लें तो ये वाला वैल्यू जो होगा ये WL²/8 के हिसाब से हो सकता है ये 200 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब ये आपका मैक्सिमम आने वाला है। अब आप क्या करते हैं कि आप जो ये प्री स्ट्रेस केबल प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम यहाँ से कोई क्रॉस सेक्शन काटे होंगे तभी आपको ये इस तरह से सेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका कहीं पे यहाँ तो आपका रेनफोर्समेंट होगा, जो रेनफोर्समेंट इस कंक्रीट को एक तरह से टाई करके रखेगा वो तो आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा। बट उसके साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपना एक स्टील वायर प्रोवाइड करेंगे, वही केबल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्री स्ट्रेसिंग केबल, ठीक है। आप ये प्री स्ट्रेसिंग केबल प्रोवाइड करेंगे और ये केबल जो है ये आप इसको इतना स्ट्रेच करेंगे कि ये आपको कुछ इस तरह से बेंड होने का इसमें टेंडेंसी आएगा। मतलब जब आप इसको टेंशन फोर्स लगाएंगे इसमें और इसको आप बाहर की तरफ मशीन से आप इसको खींचेंगे तो ये क्या करेगा, जब बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस आने लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तो ये आपको इस कंक्रीट में क्या होगा कि कुछ आपको काउंटर बैलेंस देगा। आपका ये जो सेल्फ वेट है इसके ऊपर से जो लोड आ रहा है, जब आप इसको पुल किए हुए हैं तो ये आपको ऊपर की तरफ काउंटर फोर्स दे रहा है। जो अभी आपका फोर्स नीचे की तरफ आ रहा था उसकी वजह से 200 किलोमीटर मीटर का मूवमेंट आ रहा था, ये आपको ऊपर की तरफ कुछ फोर्स देगा और उसके लिए जो मूवमेंट होगा वो 200 किलो न्यूटन मीटर का आप इतना फोर्स प्रोवाइड करेंगे कि ये 200 किलोमीटर मीटर का आपको प्रोवाइड करे। अब इससे क्या होगा, ऊपर से जो लोड आ रहा है नीचे से जो प्री स्ट्रेसिंग से फोर्स लग रहा है, दोनों आपको क्या हो गया, नलीफाई हो गया। अब इस बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा था लोडिंग की वजह से, ये ऊपर की तरफ आप लगा दिए
अपने उस प्रीस्ट्रेसिंग केबल की वजह से आप ऊपर की तरफ लगा दिए, ये भी 200 है, ये भी 200 है, देखने में नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ये भी 200 है, ये भी 200 है। तो जब ये दोनों 200 है तो पहले जब ये डाउनवर्ड जा रहा था और आप प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स से उसको अपवर्ड कर दिए, तो एक्चुअल केस में आप क्या करते हैं, पहले आप इस बीम को बनाते हैं प्रीस्ट्रेसिंग बीम और आप ये अपवर्ड्स 200 का आप एक फोर्स लगा करके उसमें छोड़ दिए हैं। अब क्योंकि आपको पता था कि मैक्सिमम लोड कितना आने वाला है, वो क्योंकि हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम लोड निकाल लेते हैं, जैसे बिल्डिंग के केस में IS 875 से हम लोग डेड लोड लाइव लोड निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग बीम के केस में भी हम लोग निकालते हैं कि अगर व्हीकल आएगा तो मैक्सिमम व्हीकल कितना आ सकता है, एक व्हीकल यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, मतलब हम लोग जैम डेंसिटी को कंसिडर करते हुए हम लोग मैक्सिमम लोड निकालते हैं। ऊपर से ये व्हीकल जो रहेगा, ये सबसे हैवी व्हीकल का लोड हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर एक ट्रैफिक जाम हो गया और सारे पे अगर आपका मैक्सिमम लोडेड वाला जो जैसे फायर टेंडर का जो व्हीकल होता है आग बुझाने वाला, वो सबसे हैवी लोड का होता है, तो अगर वो आपको पांचों अगर एक लाइन से इस तरह से खड़ा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसमें पड़ेगा। तो उस स्ट्रेस पड़ने की वजह से फिर आपको कितना उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं और उतना का ही आप ऑपोजिट में जो है आप फोर्स लगा देते हैं। जब ये फोर्स लगा देते हैं तो आपका ये बीम ऊपर की तरफ मूव नहीं हो जाता है, बट उसमें इतना फोर्स, इतना बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया हुआ रहता है कि ये आपको 200 किलोमीटर मीटर के इक्वल का होता है। अब जैसे ही आपका इसके ऊपर से लोड आता है तो ये क्या होता है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करता है। मान लीजिए पूरा टोटल हैवी अगर नहीं आया, सिर्फ आपका 60 किलोमीटर के मीटर के लायक का ही आपका ऊपर से लोड आया, तो भी आपको कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका ये नीचे की तरफ आपका 200 था और ऊपर की तरफ आपका 200 का पहले प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स लगा दिए थे और ऊपर से सिर्फ 60 का लोड आया, तो ये 200 में से 60 माइनस हो गया, 140 किलोमीटर मीटर का अभी भी बीम पे आपका बेंडिंग मोमेंट पड़ रहा होगा, बट वो उल्टे साइड में पड़ रहा होगा। तो हम लोग जब ये भी निकालते हैं इस तरह का आरसीसी में जब हम डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट। उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ा हो जाता है कि वो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट उसमें आते रहता है, बट वो बेंडिंग मोमेंट आपके उस आरसीसी को गिराएगा नहीं, उसके लिए आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो अपना रेनफोर्समेंट और जो हम लोग अपना प्री स्ट्रेसिंग जो वायर दिए हुए हैं वो इसलिए दिए हुए हैं कि वो आपके इस पूरे कंक्रीट के स्पैन को क्या कर दिया, अब लॉन्ग करने का कैपेसिटी दे दिया। अब जब आपका इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है ज्यादा, जब बेंडिंग मोमेंट को आप नलिफाई कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बेंडिंग मोमेंट कम है तो आप रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड करेंगे। तो आपका अगर स्पैन बढ़ा दिया जाए, WL²/8 जो है, ये L अगर आपका बढ़ा दिया जाए तो भी आपका जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा आप प्री-स्ट्रेसिंग वायर से उसको क्या कीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। ये होता है आपका प्री-स्ट्रेसिंग कंक्रीट। इस तरह का जब कंक्रीट हो कि रेनफोर्समेंट जनरली हम लोग क्या करते हैं, दिखाते नहीं, हम जब न्यूमेरिकल करते हैं, हम लोगों को हालांकि सिलेबस में नहीं करना है, बट हम लोग जब भी कोई प्री स्ट्रेसिंग का क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है B और D, और इसमें आपका एक ये आपका सेंटर है बीम का, और इसमें आपका बॉटम टेंशन के साइड में ही आपका प्री स्ट्रेसिंग केबल लगा रहता है। अब जब ये टेंशन के साइड में जो आपका प्री स्ट्रेसिंग केबल लगा रहता है और ये आपको इतना उसमें फोर्स देता है, टेंसाइल फोर्स जब इसमें लगता है कि ये पूरा कंक्रीट जो है ये पूरा आपका सिर्फ कॉम्प्रेसिव जोन में चेंज हो जाता है। मतलब अब इस कंक्रीट में आपका टेंसाइल जोन है ही नहीं। तो जब कंक्रीट में टेंसाइल जोन नहीं है तो टेंसाइल जोन में क्या होता था, क्रैक आता था टेंशन साइड में। अब टेंशन साइड आप इसमें प्रोवाइड ही नहीं कर दिए, क्यों? क्योंकि आप इसमें जो केबल लगाया उसको जो आप स्ट्रेच किए तो ये पूरा जो हो गया आपका ये कॉम्प्रेशन हो गया। मतलब कहीं इमेजिनरी देखिए तो नीचे यहाँ कहीं आपका कोई टेंशन साइड होगा, बट आपका बीम सिर्फ आप इतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक हो गया आपका कि स्पैन बड़ा करने का आपको चांस हो गया। दूसरा हुआ कि आप बीम का डेप्थ जो है ये कम कर दिए, क्योंकि एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट अगर 200 का भी आ रहा था तो क्योंकि उसको काउंटर बैलेंस कर दे रहा है, अगर 140 का लोड पड़ गया तो रिमेनिंग 60 के लिए आपको उसको डिजाइन करना है। तो थोड़ा डेप्थ तो ब्रिजेस वगैरह में जो बीम का डेप्थ होता है वो थोड़ा सा तो आप देखते ही होंगे कि 1 मीटर का, 900 mm का, 1200 mm का, ये सब होता है। तो वो इसलिए होता है कि अगर रिमेनिंग कितना रह गया उसके लिए आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपको प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का कि क्यों आरसीसी नहीं प्रोवाइड करके हम लोग प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट क्यों प्रोवाइड करते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, तो वो यही चीज होता है आपको। अब इसमें जो हम लोग ये जो फोर्स लगाते हैं, टेंशन फोर्स, ये दो तरीके से लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं हम लोग प्री टेंशन, और एक लगा सकते हैं हम लोग पोस्ट टेंशन। अब ये प्री टेंशन क्या होता है और पोस्ट टेंशन क्या होता है। अब देखिए प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, अब ये दोनों चीज आपका क्या होता है। प्री टेंशनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंक्रीट बीम कास्ट करने से पहले हम लोग अपने जो वायर्स होते हैं हमारे, जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं, उसको हम लोग पहले ही अपना टेंशन फोर्स जितना रिक्वायर्ड होता है उतना प्रोवाइड कर देते हैं।
उसके बाद हम लोग कंक्रीट को कास्ट करते हैं 28 डेज तक। जब उस कंक्रीट अपना टोटल स्ट्रेंथ अपना जब गेन कर लेता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को जो हमारा टेंडेंस होता है हम लोग उसको कट कर देते हैं। और कट कर देते हैं तो उसके बाद वो अपना जो फोर्स उसमें पहले दिया गया था वो कंक्रीट को अपना फोर्स ट्रांसफर कर देता है। अब ये कैसे होता है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये ब्लू वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जब आपको प्री स्ट्रेस बीम आपका कास्ट होता है, वहाँ पे आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ बाहर के साइड में ये जो आपका ये पूरा आपका कंक्रीट का हो सकता है, जनरली कंक्रीट का ही रहता है, ये इस तरह से आपका बनाया हुआ रहता है। और इसमें बाहर के साइड में यहाँ पे आपका इस तरह से जैक लगा हुआ रहता है। जैक का काम क्या होता है, इस टेंडन को होल्ड करके रखना, टाइटली होल्ड करके रखेगा। और इसी जैक के थ्रू आप क्या करते हैं, फोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बाहर के साइड से एक आप अपना पुलिंग जो एक अपना मशीन लगाते हैं, उससे आप इसको पुल करते हैं तो ये आपका बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है। और यहाँ से भी आपका इस तरह से आपका जैक लगा रहता है। तो जब आप दोनों साइड से इसको पुल करेंगे, तो दोनों साइड से जब आप इसको फोर्स से पुल करेंगे, तो जितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड है उतना आप सेट करके जब इसको पुल करेंगे, तो इस टेंडन में अब आपका फोर्स जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। अब ये हाईली स्ट्रेच्ड है आपका टेंडन, इसमें आपका वो टेंशन फोर्स आ रहा है। अभी ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं ये आपका कंक्रीट बीम है, और ये हमारा नीचे एक रोलर व्हील्स लगा हुआ है जो पहले से रख दिया जाता है, ताकि अगर इसको मूव करके कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो इजी हो। अदरवाइज ये कंक्रीट क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के साथ कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये कंक्रीट बीम है जो अभी कास्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ पे एक बीम होगा। हम लोगों को ये लोकेशन फाइनल पता है कि हम लोगों को कितने हाइट पे लगाना है, हम लोग उतने हाइट पे इस टेंडन को लगा करके हम लोग अपना फोर्स दे दिए। अब टेंडन हाईली स्ट्रेच्ड है, फिर हम लोग यहाँ पे अपना शटरिंग लगाए और इस कंक्रीट को हम लोग फिर कास्ट कर दिए। ये इस तरह से शटरिंग लगाया, उसको हम लोग कंक्रीट को कास्ट कर दिए। विद रेनफोर्समेंट विदाउट रेनफोर्समेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो आपका अब ये कंक्रीट कास्ट हुआ। अब 28 डेज तक इसमें जो स्ट्रेस यहाँ फॉर एग्जांपल अगर 2800 किलो न्यूटन का अगर स्ट्रेस ट्रांसफर किया गया था, फोर्स लगाया गया था टेंसाइल, तो उतना फोर्स यहाँ लगा दिया गया और इसको खींच दिया गया और उसके बाद जैक से इसको लॉक कर दिया गया। ये आपका है जैक से दोनों साइड से इसको लॉक कर दिया गया। जब आप दोनों साइड से लॉक कर दिए तो अब इसमें फोर्स आ रहा है 2800 किलो न्यूटन का ही, और आपको ये जैक से लॉक करके 28 डेज तक इसको छोड़ दिया जाता है। अब जब ये टोटल कंक्रीट बन करके शटरिंग रिमूव हो जाता है, ये अपना 28 डेज जब इसका पार हो जाता है, अपना ये फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक एंकरिंग डिवाइस लगाते हैं। यहाँ पे अपना एक एंकरिंग डिवाइस लगाते हैं। इसमें एक प्लेट यहाँ पे कंक्रीट में हम लोग लगा देते हैं पहले ही, और उसके ऊपर से हम लोग अपना एक एंकरिंग डिवाइस लगाते हैं। क्योंकि ये प्लेट जो लगा देंगे तो ये क्योंकि कंक्रीट का सरफेस हम लोगों को हार्ड मिल चुका है, तो हम लोग उसमें एक प्लेट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और उसमें हम लोग अपना ये वाला एंकरिंग सिस्टम लगा देते हैं। क्यों? ताकि हम लोग क्या करें कि अब समझिए कि ऐसा समझिए ना कि ये आपका अगर एक बोर्ड है तो इस बोर्ड में आपका ये प्लेट लगा हुआ है और इसमें आपका ये इस तरह से वायर ऐसा निकला हुआ है। तो जब आप ये वायर को आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं और जब आप इसको कट करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये प्लेट जो होगा, ये प्लेट और एंकरिंग सिस्टम जो है इसको यहाँ पे लॉक प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो अंदर की तरफ जाना चाहेगा, मतलब वो अपना फोर्स को कंक्रीट में देना चाहेगा। तो जब वो देना चाहेगा तो ये सिर्फ इस वायर से फोर्स ट्रांसफर नहीं होकर के ये इस पूरा जो आपका ये प्लेट बना हुआ है, ये प्लेट आपका क्या होगा कि ये आपके कंक्रीट में इस तरह से फोर्स को ट्रांसफर करेगा, ये पुशिंग इस तरह से पुश करेगा। तो जब ये दोनों तरफ से आपका प्लेट लगा रहेगा और दोनों तरफ से जब आप इस वायर को 28 डेज के बाद आप यहाँ से और यहाँ से इस वायर को कट करेंगे, तो जब कट करेंगे तो ये आपको क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाना चाहेगा। जब अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये बीम का जो साइज है ये आपको रिड्यूस होने का कोशिश करेगा। बट क्योंकि बीम का साइज अगर रिड्यूस नहीं होना है तो ये फोर्स अंदर की तरफ इस तरह से क्या होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो ये टोटल जो ये आपका रेनफोर्समेंट है ये क्या होगा, ये कुछ ऊपर की तरफ इस तरह से बेंड करना चाहेगा, होगा नहीं बट आपको ये ऊपर की तरफ एक इस तरह से बेंडिंग इफेक्ट देगा। यही इसी फोर्स की हम लोग अभी बात कर रहे थे, क्योंकि आप इसको जब कट कीजिएगा तो बहुत ही हाईली टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। तो जब ये अंदर की तरफ वापस कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से आप इसको कट कर दिए और यहाँ से आप इसको इस तरह से कट कर दिए, तो ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट ये एंकरिंग सिस्टम और ये प्लेट सिस्टम जो है ये इसको रोक रहा है, क्योंकि आप इसमें लगा के इस वायर को आप लॉक किए हुए हैं। यहाँ पे अब जब लॉक किए हुए हैं तो ये फोर्स कौन सा ट्रांसफर कर रहा है, ये आपको इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। तो इस तरह से ये कंक्रीट बन जाता है आपका कंप्रेसिव जोन में, टोटल का टोटल कंक्रीट आ जाता है और इसमें आपको ये वाला फोर्स जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका प्री टेंशनिंग सिस्टम। ठीक है, अब पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, सेम चीज इसी तरह से सारा सिस्टम रहेगा, डायग्राम यही रहेगा। इसमें आपको कंक्रीट टेंडन्स जो है ये आपको सिर्फ एक वायर लगा करके इस तरह से अगर हम ये कंक्रीट बना दें, ये आपका कंक्रीट है, नीचे आपका इस तरह से ये रोलर पे रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं,
कि यहाँ पे पहले ही एक डक्ट छोड़ देते हैं। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब क्या है कि जब कंक्रीट आपका कास्ट हो जाएगा उसके बाद आप इसमें फोर्स ट्रांसफर कीजिएगा। अभी आप क्या किए थे, फोर्स पहले ट्रांसफर कर दिए थे, कंक्रीट का कास्टिंग बाद में किए। कंक्रीट जब कास्ट होकर अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया उसके बाद आप इसको कट किए तो आपका फोर्स ट्रांसफर हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे डक्ट छोड़ देंगे। वो डक्ट में आपका क्या होगा कि इस तरह से ऐसे ही लूज आपका वायर जो है ऐसे ही रखा रहेगा। यही आपका जो टेंडन है ये इस तरह से बस रखा रहेगा। और आप क्या करेंगे, क्योंकि डक्ट है तो ये कंक्रीट जो होगा, अगर आप इसको कंक्रीटिंग करेंगे तो ये इस वायर जो होगा, ये वायर साथ में कंक्रीटिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको इसको पुल करना है। तो पुल करना है तो यहाँ पे आपका फ्री स्पेस इस डक्ट के अंदर। डक्ट क्या होता है, पाइप होता है। तो आप एक पाइप अगर प्रोवाइड कर दिए हॉलो पाइप, और उसके बाद आप उस पूरे को कंक्रीटिंग कर दिए हैं तो आपका वो हॉलो पोर्शन रह जाता है। अब आपका कंक्रीट 28 डेज का हो गया, आपका स्ट्रेंथ वगैरह सब आ गया उसमें। अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ से आप यहाँ पे अपने ये वाला पूरा सिस्टम जो है ये आपका इस तरह से बना हुआ रहता है, ये इस तरह से आपका बना रहता है। इसमें आप क्या करते हैं कि अब आप यहाँ पे इस वायर को यहाँ लाते हैं और यहाँ अपने जैक से आप इसको बाहर की तरफ खींचते हैं, और यहाँ से भी आप जैक से ला करके इसको बाहर की तरफ दोनों तरफ से खींचते हैं। जब आप दोनों तरफ से खींचते हैं तो ये वायर जो पहले लूज पड़ा हुआ था ये आपको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो जाता है और आपको स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो आप कंक्रीट कास्ट हो चुका है, उसके बाद आप इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, और जितना रिक्वायर्ड आपका स्ट्रेस आपको दे दिए उसके बाद आप फिर से यहाँ पे अपना वही प्लेट सिस्टम और एंकरिंग सिस्टम लगाइएगा, और उसके बाद आप इस वायर को कट कर दीजिएगा। तो भी आपको फोर्स उसी तरह से ट्रांसफर करेगा, उतना ही इफेक्ट इसमें आएगा। वर्किंग प्रोसेस दो अलग अलग होता है, प्री टेंशन होता है और पोस्ट टेंशन होता है। पोस्ट टेंशन का मतलब है कि आप टेंशन फोर्स बाद में लगा रहे हैं, प्री टेंशन का मतलब है कि टेंशन फोर्स पहले लगा दिए, कंक्रीट का कास्टिंग बाद में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करते हैं तो हम लोग उसमें लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं लेते हैं, हम लोग उसमें लेते हैं M30 एंड बियॉन्ड। IS कोर्स जनरली M40 शायद सजेस्ट करता है, M40 एंड बियॉन्ड कि M40, 45 ये सारे जो ग्रेड है ये आप प्रोवाइड करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ठीक है। M40 से बियॉन्ड जो आपका जैसे M25, M30 ये सब जो आप प्रोवाइड कर रहे थे RCC में, वो RCC M30, 35 तक जनरली देना चाहिए। और जब आप प्री स्ट्रेस दे रहे हैं तो आपको 40 मिनिमम हो जाएगा। जैसे RCC में M15 मिनिमम था, उसी तरह से प्री स्ट्रेस में M40 आपका मिनिमम हो जाता है, और शायद पोस्ट टेंशन में M30 मिनिमम हो जाता है। ये चीज थोड़ा सा IS कोड में ये देख लेना पड़ेगा कि आपको प्री स्ट्रेस के लिए अलग है और पोस्ट स्ट्रेस के लिए आपका अलग है। ठीक है। तो ये आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि जब आपका ये जो आप फ्री टेंशन लगा रहे हैं उसके बाद जब ये आपका ब्रेक इसको आप यहाँ पे कट कर रहे हैं और ये जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है तो इस वाले जगह पे बहुत हाई स्ट्रेस हो जाता है। तो जब बहुत हाई स्ट्रेस हो जाएगा, अगर आपका कंक्रीट बहुत लोअर क्वालिटी का है, M25, M20 इस ग्रेड का है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से बर्स्ट करके कंक्रीट जो है आपका बाहर आने का टेंडेंसी होगा, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स की आप बात कर रहे हैं कि जो आपका टेंडेंस है वो 1400, 1500 ले सकता है, और कंक्रीट के पास अपना स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि बहुत वीक होता है। तो अगर आपका ये कंक्रीट अगर वीक रहेगा तो आपको यहाँ पे कंक्रीट का जो पोर्शन होगा ये ब्लास्ट करके बाहर आना चाहेगा, टूट करके बाहर आना चाहेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग M40 और M30 से मिनिमम का नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब जितना ज्यादा ग्रेड प्रोवाइड करते हैं उतना ज्यादा हम लोगों को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मिलता है। ये इसका एक दूसरा बेनिफिट है कि आपको 5000 √FCK होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आप FCK 25 यूज करते थे तो आपको 25,000 का आपको मिलता था न्यूटन पर mm²। अब आप जब FCK 50 यूज कीजिएगा तो आपको उसी हिसाब से ये और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको कुछ 35,000 के आसपास का हो जाएगा। तो इसलिए M40 जब हम लोग उससे बियॉन्ड जब हम लोग हायर ग्रेड का हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट, तो हम लोगों को पहला कि ये बर्स्टिंग इफेक्ट जो है इससे आपको बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, हम लोगों को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हम लोगों को इंक्रीज मिल जाता है। ठीक है। तो ये है आपका प्री टेंशन और आपका पोस्ट टेंशन सिस्टम। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। इसमें आपका दो तरह का मेथड होता है, प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन। नोट्स में आपको कंप्लीट ये सारा स्टेप्स जो है ये डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको PDF का लिंक शायद शेयर कर चुके होंगे अब तक, अगर नहीं किए होंगे तो आपके वो कम्युनिटी पोस्ट टैब में जाइएगा तो वहाँ पे आपको PDF का लिंक जो है वो शेयर किया हुआ रहेगा। आप उसमें से जब उसको थॉरली पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ समझ में आएगा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। ठीक है। तो एडवांस कंक्रीटिंग टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स में ACTE में हम लोग प्री स्ट्रेस के बारे में सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन ही जानेंगे।
और आरसीसी में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग उसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बेस का डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों का यूनिट 1 जो हम लोग नहीं पढ़ के रखे हैं, उसका रीज़न यही था कि पहले आपको हम लिमिट स्टेट समझाना चाहते थे, लिमिट स्टेट समझा दिए। उसके बाद आपको ये एसीटी में आपको प्री स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है इसका थ्योरी पूरा अच्छे से यहाँ आपको एसीटी में है, आपको आरसीसी में आपको इतना थ्योरी आपको नहीं पूछा जाएगा, आरसीसी में थोड़ा ब्रीफली आपको पूछा जाएगा। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम लोग वहाँ बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन कर नहीं सकते थे, तो आज इसलिए यहाँ जब हम लोग प्री स्ट्रेस डिस्कस कर लिए हैं, जब हम लोग अब यूनिट 1 पढ़ेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में प्री स्ट्रेस मेथड का यही वाला डिस्कशन उसमें भी रहेगा। उसमें थोड़ा सा हम और आपको ये कर देंगे कि उसमें हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर देंगे कि किस तरह से लोड ट्रांसफर होता है, आपको बेंडिंग स्ट्रेस अगर आता है तो किस तरह से हम लोग उसको लेते हैं, टेंशन ये प्री स्ट्रेसिंग केबल जो लगा रहे हैं उसकी वजह से क्या फोर्स आता है, ये हम लोग उसमें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप उसका थ्योरी लिखेंगे तो उसमें आपको वो फॉर्मूला के साथ अगर आप आरसीसी में लिखेंगे तो वो उधर आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। और इधर आपको एसीटी में सिर्फ आपको थ्योरी आपको डिस्कस करना है कि प्री टेंशन क्या होता है, पोस्ट टेंशन क्या होता है, और आपको एक दो इक्विपमेंट्स के बारे में पूछेगा कि आपके ये जो एंकरिंग इक्विपमेंट्स है, ये एंकरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में भी आपके नोट्स में जो है वो डिस्कशन किया हुआ है कि कितने टाइप के आपको एंकरिंग सिस्टम्स होते हैं। काम उसका आपको पता है कि ये आपको फोर्स को क्या करता है, इफेक्टिवली ट्रांसफर करता है आपके कॉन्क्रीट में। बस इसी के लिए आपको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको, एक तो टेंडेंस यूज़ होता है, आप कंक्रीट यूज़ करते हैं, यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज़ होते हैं, और आपको टेंशन एंकरिंग सिस्टम आपको यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है। आप एक बार उसमें थॉरोली जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? पहला कि हम लोगों को स्लीक एंड स्लेंडर कंक्रीट स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं तो हम लोगों का साइज जो होता है वो रिड्यूस होता है, तो साइज रिड्यूस होता है तो हम लोगों को स्लेंडर मेंबर्स मिलते हैं, जैसे बीम जो होता है वो स्लेंडर मिलता है, और स्लीक होता है मतलब उसमें ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, आपको उसका जो फिनिशिंग होता है वो ब्यूटीफुल आ सकता है। सेकेंड एडवांटेज कि डेड लोड रिड्यूस हो जाता है, जितना आप कम साइज़ का बीम लगाएंगे उतना ही आपका डेड लोड जो होगा सेल्फ वेट उसका वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल रिड्यूसेस, आपका कंजम्पशन आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपका साइज़ कम हुआ तो आपका कंक्रीट और आपका रेनफोर्समेंट ये सारी चीज़ें आपको कम लगती हैं। उसके बाद उसमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी होता है, क्रैक्स नहीं आने के लिए ही हम लोग प्री स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि हम लोगों को टेंशन में साइड में क्रैक नहीं चाहिए होता है। फिर उसका फायर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है, लोड रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हम आपको बता देते हैं। पहला कि इसमें हाई क्वालिटी का कंक्रीट चाहिए होता है, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो आपको M40, M50, N60 ग्रेड का कंक्रीट देना होता है। सेकंड कि इसमें माइल्ड स्टील के कंपेरेटिवली टेंडेंस का कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से ओवरऑल आपके प्री स्ट्रेसिंग मेंबर का कॉस्ट जो होता है वो नॉर्मल बीम के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। ये 3 इसके मेजर डिसएडवांटेजेस है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग दूसरे टाइप के कंक्रीटिंग पे आएंगे, वो होगा जैसे आपका अंडर वाटर कंक्रीटिंग। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग पे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये प्री स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।